वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके, जीएस और हिंदी की 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग फ्रेंड्स गेस करते चलिए, आंसर गेस करते चलिएगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा बाद में मैं सही आंसर बताऊंगा, तो उससे आप मिलान करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए। मैग्नीशियम का अयस्क इसमें कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैग्नेसाइट और डोमियोलाइट और कॉर्नेलाइट सभी को याद रखिएगा, ये सभी मैग्नीशियम का अयस्क है। जिप्सम है जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो जिप्सम किसका अयस्क है फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिए, कैल्शियम का है। जो जिप्सम है वो किसका है? तो कैल्शियम का अयस्क है। इसलिए करेक्ट आंसर पहला का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, दही निम्न में से किसका कोलाइडी विलयन है? दो का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, दही है जो फ्रेंड्स आपका द्रव और ठोस का कोलाइडी विलयन है। तो करेक्ट आंसर दो का बी हो जाएगा। देखिए, समय बहुत अब कम बचा है फ्रेंड्स, आप लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी में जुटे रहें। इस बार धांधली नहीं होगी और बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए आप लोग पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ न करें। जितना हो सके फ्रेंड्स अभी से आप लोग तैयारी करें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर सवाल है आपका, जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? तो तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोयाना का राजधानी है। चौथा नंबर, बेलूर मठ किस महान पुरुष से संबंध स्थान है? बेलूर मठ नाम सुने होंगे आप लोग। तो चार का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, आप लोग गेस करिएगा। चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर सवाल, मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पाँच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका चेन्नई में पड़ता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा था, चरक किसके समकालीन है, कृष्णदेव किसके समकालीन है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए छः का गेस करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो छः का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये आपका बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय थे ये बाबर के समकालीन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सातवां नंबर, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सात का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें। सात का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब कब आता है? जो सूर्य ग्रहण लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल देखें, आठ नंबर सवाल आपका है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? आठ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के संबंध आपका भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। तो आठ का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा को विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है। नौ नंबर सवाल, नौ नंबर क्वेश्चन आपका है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तब न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नौ नंबर सवाल। ठीक है, तो नौ का करेक्ट आंसर होगा एक, क्या जारी किया जाता है? परमादेश किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी पदाधिकारी है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करता है, तो न्यायालय है जो उस पर कौन सा लेख जारी रिट जारी करता है? तो परमादेश रिट जारी करता है। तो नौ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले संविधान की जो संकल्पना का उद्भव हुआ था यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि विश्व में, ठीक है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, यानी कहाँ बना था? तो यूएसए में ही बना था, याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए में संविधान का निर्माण हो गया था कब फ्रेंड्स? 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब ये अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसी समय। तो 10 का करेक्ट आंसर ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ बना था? तो संयुक्त अमेरिका में। या तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया गया। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यूएसए में सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले यूएसए ने प्रस्तुत किया गया था। 12 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है, आप लोग गेस कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से फार्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का बिहार पुलिस में। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ANP इक्वल टू GNP माइनस क्या? मूल्यह्रास। यही है जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला है या ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पुनः देख लें, क्या है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या है? तो ANP बराबर क्या? GNP माइनस कितना? मूल्यह्रास। तो ऑप्शन नंबर 13 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? तो सबको पता होगा फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गेस करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा 15 नंबर सवाल का? 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। VS नायपाल के द्वारा लिखा गया ए बैंड इन द रिवर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए कि कौन सी कला ग्रीक कला के नाम से भी जानी जाती है? इसमें से कौन सी कला है जिसे ग्रीक कला भी कहा जाता है? तो आपका 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, गंधार कला को ग्रीक कला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये भी देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये परिवहन है जो फ्रेंड्स आपका तृतीय के अंतर्गत आता है, बैंकिंग सेवाएं सब भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। परिवहन है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र के इसको बांटा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन एवं खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत विनिर्माण एवं उद्योग आता है, ठीक है, मुख्य रूप से विनिर्माण और उद्योग आता है। वही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए फ्रेंड्स, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? संचार आता है, व्यापार आता है, ठीक है, बैंकिंग आता है, सब इसी के अंतर्गत आता है, तृतीय के अंतर्गत। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस बार हो सकता है पूछा जाए। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है और पूछा जाता है कब हुआ था? तो 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये डेट आप लोग याद रखिए, 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1976 में ईस्वी में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 76 में तो उसमें कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में फ्रेंड्स देखिए, इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें संविधान में जो संशोधन हुआ था उसमें आपका जोड़ा गया था ना, समाजवाद, तथ्य निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। वही 42वां संविधान संशोधन के तहत कब? 1976 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफ्रीका से हो जाएगा। उबुंटू क्या है? ठीक फ्रेंड्स, उबुंटू क्या है? 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर से संबंधित है। ये उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक फ्रेंड्स। अगला है कि स्कीट किस खेल से संबंधित है? इससे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जैसे कि बटरफ्लाई किससे संबंधित है, तो इसी तरह से स्कीट किससे है? तो बटरफ्लाई आप लोग तैराकी से जानते होंगे, तो इसी तरह से स्कीट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शूटिंग से है, ठीक है। स्कीट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। अगला है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? मोहिनी अट्टम केरल का हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कथकली केरल का है, ये भी रखिएगा। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली याद रखिएगा।
अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चल रहे होंगे, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अतुल डोडिया। ठीक है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो अतुल डोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉनों में होता है क्या होता है, ये देखिए अच्छा सवाल है 24 का। तो देखिए न्यूट्रॉन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका खोज किसने किया था, चैडविक किया था ना। न्यूट्रॉन का आवेश तो न्यूट्रल होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश होता है जो न्यूट्रल, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या, निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होता है क्या होता है, आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, सूची एक सूची सुमेलित करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 25 नंबर सवाल का। कह रहा है इसमें दिया हुआ है मॉन्ट्रियल कनेक्शन, रियो समिट, रामसर कनेक्शन और क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको करेक्ट आंसर क्या हुआ 25 का, 25 का। अभी हम लोग 24 नंबर सवाल को देखे थे फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ जी हाँ 25 नंबर है क्वेश्चन को देखें। तो 25 नंबर इसका सुमेलित करें, सही क्या होगा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो किससे संबंधित है, ये आपका ओजोन से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओजोन क्षरण से है। रियो समिट किससे है, तो ये आपका है जो जैव विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद रखिएगा। उसके बाद में रामसर कन्वेंशन, ये किससे संबंधित है, तो रामसर कन्वेंशन जो आपका वेटलैंड कन्वेंशन से है। ठीक है, बच गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, तो आपका ग्रीन हाउस से है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबको आप वीडियो पॉज करके नहीं तो लिख लेने, तो याद कर ले, नहीं याद है तो 25 का करेक्ट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी है 1 3 4 2, 1 का 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का, अब यहाँ से मिलान कर लीजिए, 1 का 3 कन्वेंशन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का क्या हो जाएगा, तो एक का एक ही हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में है रियो समिट, तो 2 का 3 हो जाएगा। उसके बाद रामसर कन्वेंशन, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स वेटलैंड्स कन्वेंशन से। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित, ग्रीन हाउस कैसे है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि असेंबली कोड में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मरण का होता है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है, स्मरण यानी मेमोरी का होता है। 27 नंबर सवाल, एक तत्व का क्लोराइड जल में उदासीन विलयन देता है, आवर्त सारणी में तत्व ए किस समूह का होगा। क्वेश्चन एक बार पुनः सुनिए, कह रहा है कि एक तत्व का क्लोराइड जल में क्या उदासीन विलयन देता है, तो आवर्त सारणी में तत्व ए का समूह कौन सा होगा। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें इसका, प्रथम समूह, तृतीय समूह या पंचम समूह, क्या होगा फ्रेंड्स। 27 का हो जाएगा प्रथम समूह। 28 मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। चलिए मानव मस्तिष्क में यानी हम लोग में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, ये टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 28 का। ये होता है सेरेब्रम में होता है, ध्यान रखिए, सेरिबेलम नहीं सेरेब्रम में होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरेब्रम में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सेरेब्रम बुद्धि विवेक ज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से घुमा करके भी मॉडरेट करेगा, तो कि बुद्धि विवेक और ज्ञान का केंद्र कौन सा है, ऑप्शन में इसी तरह से दे रहेगा, तो आपका सेरेब्रम ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर होगा 29 नंबर, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिला का मुख्यालय है। तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिला का मुख्यालय है, तो गौतम बुद्ध नगर का है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता होगा ऑप्शन नंबर भी सुचिता कृपलानी। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं 31 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आरियां लकीर होते, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स 31 का इसका सबका जवाब तिल्ली कितने होता है राष्ट्रीय ध्वज में, तो कितना 24 होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, उसके बाद आपका आंसर देना है। 32 का करा, अनुसूचित जनजाति देश के पहाड़ी एवं वन भागों में अधिक रहती है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में है, उपरोक्त में से सही कथन क्या है।
तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक अनुसूचित जनजातियां देश की पहाड़ी एवं वन भागों में अक्सर देखने को मिलती ज़्यादा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर या 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, इसमें टोटल हम लोग 50 प्रश्न देखने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, 40 जीके जीएस का और 10 हिंदी का, क्योंकि हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को अभी से करते रहना है। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, किसने किया था? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखिए, एंटी पेंटर ने किया था। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटी पीटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किसे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। 35 नंबर, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो 35 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का पूछा जाए, कोई भी शिफ्ट में पूछ दे, लेकिन ये पूछा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको जल्द ही होने वाला है फ्रेंड्स, आपको 2 साल के बाद। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी सभी यहाँ कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, यानी सभी जगह संयुक्त रूप से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 36 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है, 23 अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, आईपीएल 2023 में इमेजिंग प्लेयर किसे चुना गया? 2023 की बात किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 24 वाला जो हुआ आईपीएल, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यशस्वी जायसवाल को आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी जायसवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? अच्छा सवाल 39 का, तो डी इसका करेक्ट, 67 धारा 67 है, इसका करेक्ट आंसर होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के 3 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग द्वारा किया जा सकता है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। चलिए 40 प्रश्न हम लोग जीके जीएस के देख लेते हैं, सब हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ठीक है, 41 में से एक वाक्य शुद्ध है, बाकी गलत है, उसका चयन करना है। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वन में प्रातःकाल की दृश्य बहुत ही सुहावनी होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकल्पों में शुद्ध वाक्य है जो, यही ऑप्शन नंबर वाला ए है फ्रेंड्स, बाकी ये तीनों है जो गलत है। इससे देखिए क्या है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, सुहावना नहीं होगा, दृश्य इसलिए सुहावनी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका सही ऑप्शन नंबर ए है। 42 में, हमारे कॉलेज में कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है, इसमें भी चुनना है फ्रेंड्स। 42 नंबर में इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, तो हमारे कॉलेज में कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है, यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 43 नंबर, निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? समास से क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए गेस करिए। तो दशानन, इसमें पता चल रहा होगा फ्रेंड्स आप लोग कंफर्म कि बहुब्रीहि समास में ही होता है ना, बहुब्रीहि समास में आपका दशानन अर्थात क्या हो गया? रावण हो गया। ठीक है, जैसे कि लंबोदर हो गया बहुब्रीहि समास, यानी कि तीसरा कोई प्रधान होता है। 44 नंबर, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायक का नायिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नायक के नायिका, ऑप्शन नंबर सी 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम राम तो होगा नहीं फ्रेंड्स, ये तो संज्ञा है। मोहन भी आपका क्या है? संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना भी संज्ञा है। तुम आ गया किसी के स्थान पे आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में बताइए कि दिग्गु समास किस पद में है? तो दिग्गु का होता है, पहला अंक होता है, जो अक्षर होता है क्या होता है? संख्यात्मक होता है। तो दिग्गु देखिए कौन सा? पंचवटी, 5 वाला आ रहा है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर डी,
विकल्पों में पंचवटी द्विगु समास से संबंधित है। ठीक है, पंचवटी का अर्थ क्या होता है? 5 वटों का समाहार। पंचवटी का अर्थ क्या होता है? याद रखिए, 5 वटों का समाहार। 47 नंबर सवाल, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, क्या देखिए ध्यान से, उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो 47 का फ्रेंड्स ये आपका देखिए कर्मधारय समास कहा जाता है, इसी का ये परिभाषा दिया हुआ है। चलिए, कर्मधारय समास 47 का हो गया फ्रेंड्स। 48 देखिए, काठ की हांडी चढ़े न दूजे बार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका तो आप लोग सही बना दीजिएगा। 48 का क्या हो जाएगा? कपट का फल अच्छा नहीं होता, एक असामान्य की तुलना सामान्य से नहीं होता, किस तरह से के दायित्व का ना होना, एक का दूसरे पर निर्भर करना। बहुत ही, चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काठ का हांडी चढ़े न दूजे बार, यानी कपट का फल अच्छा नहीं होता, इसका मतलब होता है। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 49 का तो हो जाएगा अनपढ़, गवार, अशिक्षित व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट सवाल, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए देखिए 50 का आप लोग से सही हो पाता है कि नहीं, थोड़ा वक्त दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 50 का गेस करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग सभी से सही हो पाता है कि नहीं, कौन कौन सही कर पाते हैं? जो सही कर पाएंगे उनका हिंदी समझिए तैयारी बढ़िया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी जो सही मार रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्मति सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़मति होगा। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी में लगे रहें पूरी जोर से फ्रेंड्स, सफलता इस बार आप लोग को जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।